Very good morning, all of you. So friends, market, we are dealing with market and market के अंदर if you remember हम लोगों ने क्या देखा है, पूरा डिटेल में सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमने, मार्केट का कंसेप्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं मार्केट के एमसीक्यूज के बारे में। आज का टारगेट है मार्केट के एमसीक्यूज कंप्लीट करना है, बिजनेस साइकिल कंप्लीट करना है, और बिजनेस साइकिल के एमसीक्यूज आपको या तो होमवर्क मिलेंगे या तो यहाँ पर ही डिस्कस कर लेंगे। राइट, है ही नहीं ना, एमसीक्यूज ही नहीं है। चलो बढ़िया है। आपके फास्ट ट्रैक नोट्स है, मगर बिजनेस साइकिल के फास्ट ट्रैक नोट्स में 30 पॉइंट्स कुछ है, ऐसे कम पॉइंट से बट है, मुझे वो याद है। चलो 27, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप। अगर इलास्टिसिटी कम है तो हमारा प्राइस ज्यादा रहेगा, क्योंकि जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी कम है वहां पे अपन बिंदास अपना प्राइस बढ़ाते हैं ना। यस, तो लिखना है तो वहां पे लिख दो ईपी डाउन एरो इज इक्वल टू प्राइस अप एरो। जिस मार्केट का प्राइस इलास्टिसिटी कम है उस मार्केट में मेरा प्राइस मैं एज अ सेलर ज्यादा रखता हूं। करेक्ट, क्योंकि वहां पर कोई रिच क्लास कैटेगरी के लोग हैं, वहां पे प्राइस बढ़ा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एआर कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम इन केस ऑफ। श्योर, एआर कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व। रॉन्ग आंसर दे रहे आप। करेक्ट आंसर इज मोनोपोली। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेल रहे अपन, अपने को सही आंसर चाहिए। एआर कर्व एंड क्या बोला इन्होंने, इंडस्ट्री डिमांड कर्व। जिन लोगों को परफेक्ट कंपटीशन लग रहा था, भाई साहब परफेक्ट कंपटीशन का इंडस्ट्री डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फर्म एआर कर्व बोला रहता और फर्म का डिमांड कर्व बोला रहता तो आप करेक्ट रहते। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। देखिए, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व ऐसा रहता है, फर्म का डिमांड कर्व एआर कर्व ऐसा रहता है। इन्होंने क्या पूछा आपको, इंडस्ट्री। तो अभी आपको मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन आंसर क्यों नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मोनोपोली आंसर क्यों है, क्योंकि मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम ही है। करेक्ट, तो एआर कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड का अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन ये मोनोपोली याद है तो मोनोपोली में अपन ने ऐसा लिखा था एआर इज इक्वल टू डी। याद आया? तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे वहां पर ही, अगर जगह रहेगा तो। AR is equal to D. डन? yes, अच्छे से समझा? yes, नेक्स्ट, the market demand curve is unidentified under which market structure. Why oligopoly? Because oligopoly में वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो दोनों भी है, अपर पोर्शन इलास्टिक, लोअर पोर्शन इनइलास्टिक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो ओलिगोपोली, नो डाउट करेक्ट आंसर। आप लिख सकते हो इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक, इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक। अभी तो इतने दूर है उससे, रोज इसकी वजह से। अच्छा, पहले से ही है, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ ना। तो ओलिगोपोली में अपर पोर्शन इलास्टिक होता है डिमांड कर्व का, लोअर पोर्शन इनइलास्टिक होता है, और डिमांड कर्व का नाम होता है किंक्ड डिमांड कर्व गिवन बाय स्वीजी। मैं एक क्वेश्चन के साथ और 3-4 कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, इन द किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल द अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व इज इलास्टिक। अभी कवर किया अपने, और उसका रीजन क्या था, वो इलास्टिक क्यों था? क्योंकि जब एक सेलर प्राइस बढ़ाता है तो दूसरे उसको फॉलो नहीं करते, और इसलिए उस दूसरे लोग अपना प्राइस नहीं बढ़ाते तो उसके सभी कस्टमर या मैक्सिमम कस्टमर अपने पास आ जाते हैं, और उसका डिमांड ड्रास्टिकली कम हो जाता है।
Fifth question, under perfect competition, the price of the product cannot be controlled because firm is a price taker, not a price maker. Industry price giver है ना? Yes, cannot be controlled. Perfect competition. Monopolistic competition constitute. Monopolistic firm constitute many firms producing differentiated product because वहां पे था large number of sellers, right? Large number of buyers and sellers, and दूसरा था वहां पे product differentiation monopolistic में. तो बहुत से लोग हैं मगर सब लोग अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं. नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज 3 only? Sure? Yes, 3 only. MR is equal to MC. और एक हो सकती थी बट उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया तो हम क्या करें? क्या था वो? MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो. याद है ना? Charging different prices to different buyers for the same product is known as price discrimination, correct? In which type of market structure are the resources assumed to be mobile? Perfect competition, क्योंकि perfect competition में बहुत सारे sellers and buyers होते हैं और सब लोग सेम गुड्स बना रहे हैं. तो अगर कोई रिसोर्स मेरे पास है तो वो आपके पास तुरंत जा सकता है. अगर मैं एग्जिट कर देता हूँ मार्केट से, उसको कोई अलग से ट्रेनिंग वगैरह कुछ देने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ वही सेम प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो. तो रिसोर्सेस आर अज्यूम टू बी परफेक्टली मोबाइल. परफेक्टली मोबाइल का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड या अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली मोबाइल. ओके. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन when MR and MC both are equal, the profit is maximum because profit maximizing condition बोलते हैं ना अपन उसको. Yes. एंड वहां पर इनपरफेक्टली कंपटीशन की जगह कुछ भी होता तो भी आंसर आपका वही होता, मैक्सिमम ही होता, क्योंकि मैंने आपको बोला है MC इज इक्वल टू MR, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो. ये कंडीशन किसके लिए? सभी मार्केट्स के लिए. द डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज अ, यहां पर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको. एक वर्ड चेंज और आपका आंसर चेंज हो सकता है. समझा कि नहीं? अगर क्वेश्चन ऐसा होता डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज अ, तो आंसर होता डी डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट फर्म बोला है तो आप करेक्ट हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ओके. व्हाई इज द डिमांड कर्व of the market in monopoly is represented by demand curve of the firm? Because there is a only one firm in the market. बराबर है ना? तो जो फर्म का डिमांड कर्व है वही इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है. करेक्ट. इन इंडिया क्रेडिट कार्ड मार्केट्स इज डोमिनेटेड बाय 2 मेजर कंपनीज. आजकल तो 3-4 हो गए, राइट? वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब बाकी भी, बट 2 सपोज है तो ये हो गया डिओपोली, और अगर 3-4 हो गए तो ओलिगोपोली. बट क्वेश्चन के हिसाब से डिओपोली है. करेक्ट. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डज मोनोपोली एक्सिस्ट? इंडियन, सॉरी, रेल ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रांसपोर्ट, करेक्ट. भाई साहब 15 मिनट गुड मॉर्निंग कहाँ से हो रहा है? और सामने के डोर बंद करने बोलो यार. भाई साहब वायरस घुस गया है ना, खतरनाक वायरस घुस गया है. In monopoly, the relationship between the AR and MR curve is as follows. In monopoly, the relationship between AR and MR is as follows. AR lies, sure, या ऐसा बोल सकते कि MR कर्व लाइज बिलो AR कर्व, ऐसा भी बोल सकते. एक और चीज है कि ये जो आपका
मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, वॉट, इसमें ये अगर आपका ए आर इज इक्वल टू डी है, ये आपका एम आर है, बराबर। तो ये आपका एम आर कब जो होता है, ये आपके यहां तक के पोर्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ऐसा होता है, समझे एवरीवन? तो ये अगर मैं ये डिमांड को यहां तक ऐसा अज्यूम कर लेता हूं एग्जाम्पल, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, इतना टेक्निकल नहीं पूछते वो लोग, बट पूछे तो याद रखना। नेक्स्ट, इन विच मार्केट फॉर्म द AR and MR are same at any level of output? हाँ, श्योर, वाई? वो नहीं मालूम सर, डायग्राम में आपने बताया था AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D, मैंने रीजन बताया था उसका। प्राइस टेकर है, तो अगर सपोज मार्केट ने प्राइस दिया, इंडस्ट्री ने प्राइस दिया 25 रुपीज, तो अगला यूनिट मैं कितने में बेचूंगा? 25 में बेचूंगा, तो मेरा MR भी 25 है और मेरा AR भी 25 है, याद है? Perfect competition. When the demand and supply increases equally, then what happens? Equilibrium price remains unchanged. Sure. Quantity increases. Everyone? Sure. पक्का? चलो आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं मैं। अपन देखते हैं क्या बड़ीला, देखो इधर ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं हम लोग? डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ाना है ना, इक्वली बढ़ाना है ना, तो डिमांड कब राइट में शिफ्ट होगा? करेक्ट। जितने से तुमने डिमांड कर्व को शिफ्ट किया है, उतने से तुम सप्लाई कर्व को शिफ्ट करोगे, वो भी राइट में या लेफ्ट में? राइट में शिफ्ट करोगे। ये आपका S1 है, दोनों का चेंज लगभग सेम दिख रहा है आपको, ये प्राइस लगभग सेम आता है, समझा क्या? और क्वांटिटी क्या हो गया? Q1। ऑल ऑफ यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब अभी आप बोलोगे सर आपने इधर थोड़ा एडजस्ट किया, वो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना, तो एग्जैक्ट राइट में शिफ्ट इक्वल नहीं हुआ ना, समझे क्या? मोरलेस समझा क्या? तो जब जब इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होता है तो प्राइस चेंज नहीं होता है। अगर ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में घटते तब भी प्राइस चेंज नहीं होता, क्वांटिटी घटता। एग्जाम में ऐसा आ गया क्वेश्चन, तो आपको ड्रॉ करके देखना चाहिए, समझा? एनी डाउट? ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है, मालूम है आपको? 16 कॉम्बिनेशन ऐसे, टोटल 16। सिर्फ डिमांड बढ़ेगा क्या होगा, सिर्फ सप्लाई बढ़ेगा क्या होगा, साइमल्टेनियसली दोनों बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे, एक बढ़ेगा एक घटेगा, ऐसे 16 अलग अलग डायग्राम्स है। बट इन डायग्राम्स का मैंने प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं लिया, बिकॉज आपको ऑटोमेटिकली ये डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करके ही समझेगा क्या होने वाला है, बराबर है क्या? बोलिए, डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस इक्वली, व्हाट विल हैपन? Equilibrium price remain unchanged and quantity will increase. If increase in demand is of greater magnitude than increase in supply, ये देखो वही क्वेश्चन है, वही टाइप का क्वेश्चन है। बोलिए, इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ये देखो ग्रेटर मैग्नीट्यूड ज्यादा, देन इंक्रीज इन सप्लाई बोल रहे हो लोग, तो सप्लाई इंक्रीज करना है बट कम मैग्नीट्यूड से करना है, तो नया इक्विलिब्रियम जो आएगा, वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आपका इधर इधर था, नया इक्विलिब्रियम आपका E1 इधर हो जाएगा, तो नया प्राइस आपका ऊपर और नया क्वांटिटी आपका ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा। यस दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? ड्रॉ करना है तो कर लो, ये डायग्राम ही ड्रॉ करके आपको समझेगा एग्जाम में भी, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है किसका कम है, ऑब्वियसली डायग्राम ड्रॉ कर ही समझेगा आपको। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ड्रॉ करो, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी ड्रॉ करो, अब डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट कर दो, सप्लाई कर्व को भी राइट में शिफ्ट करो, बट किसका शिफ्ट ज्यादा रखोगे? डिमांड का।
तो इसलिए प्राइस बढ़ा क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ता तो प्राइस घटता। सिंपल सी बात है, सेलर्स ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो प्राइस घटेगा, डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा। डन। ड्रॉ किया डायग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर एबीसीडी सी, both equilibrium price and quantity will increase. Next, which of the following is not a characteristics of monopoly? Free entry and exit, not a characteristic, of course. It's barrier to entry or restricted entry? बैरियर टू एंट्री होता है। बैरियर मतलब कंप्लीट रुकावट, रेस्ट्रिक्टेड मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज कर कर अंदर एंट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट डालना है विद बार फैसिलिटी डालना है तो 21 लाइसेंसेस लगते हैं, 21 डिफरेंट अप्रूवल्स लगते हैं अलग अलग अथॉरिटी से, ट्रैफिक पुलिस से लेकर फायर एनओसी तक। तो ये क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। बट इंडियन रेलवे आ ही नहीं सकते, ये क्या हो गया? बैरियर टू एंट्री हो गया। नेक्स्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री, ये है मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पोस्ट कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ इंडियन पोस्ट कर सकता है, बाकी लोग कुरियर करते हैं। एंड टेलीग्राफ तो भेज ही नहीं सकते ना, मनी ऑर्डर वगैरह ये सब तो पूरा पोस्ट ही हैंडल कर रहा है, समझे? तो कुछ क्या बोलते हैं उसे, क्लोज सब्सटीट्यूट वाला मोनोपोली है ये, जिसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट मोनोपोली बोलते हैं। याद है मैंने एग्जांपल में यही दिया था आपको एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो गुड्स होते हैं, आप कभी मंडई गए हो या कभी मार्केट यार्ड गए हो सुबह सुबह, तो वहां पर बोली लगती है, मालूम है आपको? अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, एकदम स्टार्ट ऑफ द डील जहां पे होता है वहां पे बोली लगती है, बायर्स सेलर्स सब साथ में आते हैं, और फिर गेहूं का क्वालिटी है सपोज, या एक पर्टिकुलर कोई भी चीज अनाज है, तो एक स्पेसिफिक क्वालिटी का अनाज अगर मार्केट में आता है तो वो फिर बोली लगाते हैं, 80 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, ऐसे कर करके वो 80 रुपये पे गया सपोज, तो 80 रुपये 1 2 3 क्लोज, ये क्या हो गया? बिडिंग हो गया। अब बिडिंग में जो प्राइस फिक्स हो गया वो प्राइस फिक्स हो गया, अब पूरे दिन सब लोग उसी प्राइस पर बेचते, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस हो गया। और जो गेहूं का क्वालिटी दिखाया गया था वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, होमोजेनियस प्रोडक्ट, समझा? In the case of price discrimination, price will be higher in the market where demand is less elastic. अपन ने start of the question यही तो किया था, elasticity down arrow is equal to price up arrow. If all the producers in industry X are charging the same price, which of the following is likely? अगर सभी इंडस्ट्री के लोग जो है वो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो क्या लाइकली है? प्रॉफिट जो है वो मिनिमम होगा, क्योंकि कंपटीशन है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका प्रॉफिट होता है वो कम होता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ मैकेनिज्म विच रिकंसाइल्स द इंडिपेंडेंट डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जहां लिखा है वहां पर आप डिमांड शेड्यूल बोल सकते हो या डिमांड कर्व बोल सकते हो, एंड प्रोड्यूसर्स जहां बोला है वहां पे सप्लाई शेड्यूल या तो सप्लाई कर्व बोल सकते हो। करेक्ट? फॉर अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम, अब ये पूरा कंडीशन दिया इन्होंने, है ना, 1 and 2, MR इज इक्वल टू MC, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। कल हमने किंग डिमांड कर्व देखा था, याद है ना? उसमें ये आपका इलास्टिक पोर्शन था, ये आपका इन इलास्टिक पोर्शन था, ऐसा कुछ। यहां पर आपका प्राइस फिक्स हुआ था, इस प्राइस को बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। क्या बोलते, बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी? प्राइस चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता मगर प्राइस चेंज? क्योंकि नीचे जाओगे तुम्हारा कोई भी
फायदा नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? सब लोग प्राइस कम कर देंगे, राइट? ऊपर जाओगे तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि कोई ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज अ सेलर बन के सोचो, इस इंडस्ट्री में अगर प्राइस चल रहा है 50 रुपया, तो आपके अंदर हिम्मत है क्या 55 करने की या 45 करने की? 49 करने की भी हिम्मत नहीं है आपके अंदर, क्योंकि माने में द मोमेंट यू विल चेंज 49, बाकी सब लोग भी 49 कर देंगे। 51 बोल दिया, कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों जगह नुकसान तो आपका ही है। तो इसलिए कोई ना नीचे करेगा प्राइस, ना कोई प्राइस ऊपर करेगा। अपर पोर्शन क्या होता है? इलास्टिक। लोअर पोर्शन क्या होता है? इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका मार्केट चैप्टर। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर आता है जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि चैप्टर में वॉल्यूम ऑफ सिलेबस ही कम है ना, इसलिए। बिजनेस साइकिल, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल देखेंगे, फिर उसके बाद फेजेस देखेंगे बिजनेस साइकिल के। कितने फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के? 4। अवनी 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 ध्यान दो। 4 बिजनेस साइकिल के फेजेस है। एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड नीचे ट्रॉफ। ये जो 4 शब्द लिखे, 4 फेजेस लिखे, इसमें से टर्निंग पॉइंट्स कौन से? पीक एंड ट्रॉफ टर्निंग पॉइंट से ही, क्योंकि पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, तो उधर क्या होने वाला है? एक्सपांशन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्शन, एंड ट्रॉफ बॉटम पॉइंट है, वो भी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एक्सपांशन, तो इसलिए वो टर्निंग पॉइंट्स माने जाते हैं। उसके बाद फीचर्स पढ़ने वाले हम बिजनेस साइकिल के। इस चैप्टर में हम देखेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होते हैं। कॉजेज ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक इंटरनल कॉजेज और एक एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में आता है फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड विद इन द इकोनॉमी, देन फ्लक्चुएशन इन द इन्वेस्टमेंट विद इन द इकोनॉमी, फिर आता है वेरिएशन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विद इन द इकोनॉमी, फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑब्वियसली फॉर द इकोनॉमी, तो वो विद इन द इकोनॉमी हो गया वापस से, और आता है मनी सप्लाई पॉलिसी, जो कि आरबीआई डिसाइड करता है। जैसे आज ही आरबीआई का एक क्वार्टरली मीट हुआ और आरबीआई ने क्या किया? रेट्स को कट किया। आज याद रखिए, आज मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया? अभी आज का लेटेस्ट सुबह का डिसीजन, क्या किया इन्होंने? रेट्स को कट किए। कौन से रेट को कट किया, क्यों किया, ये हम लोग मनी सप्लाई के वक्त पढ़ेंगे, याद रखना। बट आज का जो फैसला आरबीआई ने लिया है, इसके बारे में हम 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद बात करेंगे। तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके बताऊंगा कि अभी आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, राइट? देन कमिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्टर विद इन द इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंज्यूमर का साइकोलॉजी क्या है इकोनॉमी में, सेलर्स का साइकोलॉजी क्या है इकोनॉमी में, ये सबको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये सब चीजें जो हमने बोली, ये विद इन द इकोनॉमी था, मतलब हमारे देश के अंदर की बातें, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस साइकिल चेंज होता है। व्हाट मोर बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक, अभी जो चल रहा है ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स ही है। वहां पे यूएस इलेक्शन में ट्रंप क्या जीता है? पूरा वर्ल्ड हार रहा है, बराबर है ना? 14 लाख करोड़ रुपए गायब हुए थे परसों मार्केट से। 14 लाख करोड़ गॉन विद इन 1 डे, जस्ट इंडियन मार्केट ओनली। मतलब वर्ल्ड लेवल पे तो पूछो मत क्या हुआ रहेगा, तबाही है। वॉट एवर ही इज डूइंग, उसका इंपैक्ट तो अपनी इकोनॉमी पे होता है ना, क्योंकि वी आर हैविंग ओपन इकोनॉमी, अपना डिपेंडेंसी है उन पे, ठीक है? चाइना पे भी उनका डिपेंडेंसी है और उनका भी चाइना पे डिपेंडेंसी है। बट चाइना ने बोला कि तुम टैरिफ बढ़ाओगे तो हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, पहले टैरिफ पॉलिसीज में 30% का टैरिफ बोला, तो चाइना ने बोला ठीक है तुम 30% चार्ज करो, हम भी 30% चार्ज करेंगे। तो इन्होंने बोला तू 30% अनाउंस कर, जिस दिन तू अनाउंस करेगा उस दिन मैं और भी ड्यूटी बढ़ाएगा। उन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने 100 कितने 5 ना 103 या 105% कर दिया। हाँ हाँ, तो ये क्या है? ये कोल्ड वॉर ही तो है, और क्या है? तो अभी देखो, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल चेंज होता है, बिजनेस साइकिल अफेक्ट होता है, फेजेस चेंज होते हैं। सबसे पहले आता है वॉर सिचुएशन, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है,
तो इसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी पे आ रहा है, रशिया के भी और यूक्रेन के भी और उनके आसपास के ग्रुप्स पे भी। कुछ लोग रशिया का साथ दे रहे, कुछ लोग यूक्रेन का दे रहे। देन पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में वॉर किया, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, तो पोस्ट वॉर फिर वो कंट्री खुद को वापस से कंस्ट्रक्ट करता है, रीबिल्ड करता है। तो उस टाइम पर भी तो आपके बिजनेस साइकिल का फेज चेंज होता है, क्योंकि भर भर के गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, राइट। देन टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, जैसे आपको Y2K पता है, Y2K ईयर 2000 का एक टेक्नोलॉजिकल शॉक था। इसके और डिटेल्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, उधर आपको Y2K पर एक 20 मिनट्स का वीडियो मिल जाएगा, 20-25 मिनट्स का, मगर अभी नहीं, एग्जाम के बाद। आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड है एक बाहर के कुछ अलग एक जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में जानने में। तो मेरे चैनल में एक वेडनेसडे विजडम नाम का एक ये फोल्डर है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाओगे तो उसमें आपको लेटेस्ट जो मार्केट में चीज़ें चलती थी पहले उसके सब अपडेट्स मिलेंगे। जैसे कि विजय माल्या स्कैम क्या था किंगफिशर का, नीरव मोदी स्कैम क्या है, फिर देन आपके हर्षद मेहता का स्कैम क्या हुआ, हर चीज, हर फाइनेंशियल स्कैम मैंने केस स्टडी उधर कवर की है, मैंने बताया है कि उसके पीछे एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो Y2K भी मैंने उधर एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल शॉक्स जब कंट्री को बाहर से आते हैं तो ऑटोमेटिकली कंट्री उसको झेल नहीं पाता अच्छे से, और उस टाइम पर या तो इकोनॉमी नीचे जाएगी या तो इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी, डिपेंडिंग ऑन वो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स हमारे लिए अच्छे या बुरे। देन नेचुरल फैक्टर्स, जैसे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वैसे मैनमेड फैक्टर्स भी यहाँ पर कवर करने चाहिए आपने। जैसे कि कोविड-19 ये मैनमेड फैक्टर था, बोला जाता है ना कि कोविड-19 जो ये मैनमेड फैक्टर चाइना के लैबोरेटरी में बना हुआ है वायरस है। वैसे ही नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक होता है, जैसे कि फ्लड्स वगैरह होते हैं, तो ये भी इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल के फेज को चेंज करते हैं काफी एक्सटेंट तक। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट, ये आपके कंट्री के हाथ के बाहर की बात है। स्पेसिफिकली जैसे देखो दोनों साइड से पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, बढ़ना भी एक प्रॉब्लम है और घटना भी एक प्रॉब्लम है। जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये कंट्रीज क्या कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही है अपने सिटीजन्स को कि अपना पॉपुलेशन बढ़ाओ। और इंडिया, राइट, वर्ल्ड नंबर 1 है अपन, राइट। तो वहां पर जापान का पॉपुलेशन का प्रॉब्लम भी हो रहा है कि कम तो है बट ओल्ड एज भी है। चाइना का भी वैसे ही, चाइना अपने से नंबर 2 पे है, मगर यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास ज्यादा है और चाइना के पास ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनका भी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है बिकॉज ओल्ड पॉपुलेशन है उनके पास। समझे। एंड लास्टली इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट ड्यू टू बिजनेस साइकिल। वो ऑटोमेटिकली बिजनेस साइकिल पढ़ते पढ़ते आपको समझ जाएगा डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर का समरी ओवरव्यू ये है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। व्हाट इज एग्जैक्टली बिजनेस साइकिल? इट इज द रिदमिक फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है इकोनॉमी में उन सभी का रिदमिक फ्लक्चुएशन, मतलब अप डाउन, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। तो इसका मतलब बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट्स अ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। देन बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे एक्सपेंशन रहेगा तो बाद में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। किस में आएगा? ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। किस में आएगा बोलो? ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कभी भी याद रखो एक सेक्टर डाउन होना मतलब क्या बिजनेस साइकिल चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब पूरी इकोनॉमी में ये सब होता है ना तो उसको बोलते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी एक सेक्टर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर्स पे भी आता है, याद रखो। तो इसलिए बोलते हैं बिजनेस साइकिल इज कंटीजियस इन नेचर। कंटीजियस मतलब क्या? इजीली ट्रांसमिट होने वाला, इजीली फैलने वाला, करेक्ट। और बिजनेस साइकिल का आगे अपन फीचर्स में सब पढ़ेंगे, बट जनरल एक बात बता देता हूं, बिजनेस साइकिल के यूनिफॉर्म कॉजेस नहीं होते। कभी बिजनेस साइकिल एक रीजन से चेंज होता है, कभी दूसरे रीजन से चेंज होता है। तो बिजनेस साइकिल के जो कॉजेज होते हैं वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होते, ना उनका लेंथ यूनिफॉर्म होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है बिजनेस साइकिल में। बट एक बात जरूर है, जैसे हाँ कभी खुशी कभी गम बोलते हैं अपन, वैसे कभी अप कभी डाउन ये होने ही वाला है। अभी जैसे ओवरऑल स्टॉक मार्केट डाउन है, तो ये जो डाउन हो रहा है ये कभी ना कभी अप होगा। पहले क्या था? ये अप था। काफी टाइम तक अप था, कोविड के बाद से लेके कंटिन्यूअसली अप था, तो कुछ तो गिरेगा ना भाई। लोग आके मुझे पूछते हैं सर आप तो फाइनेंस पढ़ाते हो, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, आप बोलो सर मार्केट कब ऊपर आएगा। भाई पहले गिरने तो दो,
बोलोगे सर और कितना गिरेगा सर, ये तो इतना गिर चुका है सर। बड़ा कितना है वो तो देखो, बराबर है कि नहीं? किसी चीज में इतनी बड़ी ग्रोथ है तो थोड़ा सा गिरने से उसको ये नहीं बोल सकते वो गिरा है बोलकर। वो और गिरेगा, गंदे लेवल पर आके रुकेगा, एक ऐसे लेवल पे आएगा जहां से वो उठ नहीं पाएगा जल्दी, फिर उसके बाद वो उठता है। ये होता है एक्चुअली मार्केट का सिनेरियो। ये बिजनेस साइकिल से कनेक्टेड नहीं है, बट आपको मैं जस्ट बता रहा हूं कि मार्केट जब बोलते हैं ना कब उठेगा मार्केट, तो उसके लिए मार्केट पहले प्रॉपर गिरना चाहिए। प्रॉपर गिरना मतलब कितना नीचे गिरना नहीं होता है, कितने दिन तक वो नीचे, वो होता है मार्केट गिरना। मतलब सपोज एग्जांपल, बहुत ही वियर्ड एग्जांपल है बट इजी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर हम बीमार है तो हम नेक्स्ट डे उठ जाएंगे तो क्या होगा? फिर बीमार गिरेंगे। फिर एक दो दिन बाद उठ जाएंगे तो क्या होगा? फिर बीमार गिरेंगे। मार्केट ऐसे ही है, जब जब ये गिरेगा तब तब अगर ये फिर से उठेगा तो फिर से गिरेगा, फिर से थोड़े टाइम बाद उठेगा तो फिर से गिरेगा। तो अगर हम बीमार होते तो हम क्या करते? प्रॉपर रेस्ट लेते हैं और उसके बाद उठते हैं, तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, राइट? वैसे ही मार्केट भी होता है, मार्केट प्रॉपर गिरेगा, रेस्ट लेगा, फिर उठेगा, फिर झुकेगा नहीं साला, बराबर है ना? तो अपन बाउंस बैक ऑफ मार्केट बोलते हैं ना, वो एक टेक्निकल भाषा में अगर थोड़ा मैं आपको मार्केट की भाषा में बोलूं तो कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट होना चाहिए। मतलब मार्केट एक साइडवे में जाना चाहिए। साइडवे मतलब क्या होता है? रेंज बाउंड होना चाहिए मार्केट। एक रेंज में मार्केट जब घूमेगा ना नीचे आके 10-15 दिन 20 दिन, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट। मतलब वहां पर मार्केट क्या कर रहा है? खुद को ठीक कर रहा है। और उसके बाद मार्केट जब वो रेंज को तोड़ता है ऊपर की तरफ बड़े वॉल्यूम के साथ, तो तब मार्केट उठता है। समझे? हाँ, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन दोनों साइड होता है, नीचे की साइड भी होता है, ऊपर की साइड भी होता है। बहुत बढ़ेगा, ऊपर कंसोलिडेट होगा, फिर नीचे की तरफ टूटेगा, फिर टूटते ही जाएगा। इसको टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये चार्ट ट्रेडिंग होता है। कैंडल स्टिक्स वगैरह सुना होगा नाम आपने, ये है वो रीडिंग। जापानीज मार्केट से आया हुआ टेक्निक है ये, कैंडल स्टिक्स। तो इससे बहुत कुछ एनालिसिस होता है मार्केट का। मार्केट को एनालिसिस करने के दो तरीके, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल तो आप सीख ही जाओगे क्योंकि आप सीए कोर्स कर रहे हो, तो इंटर में एफए में, फाइनल में एएफए में, वहां पर सब फंडामेंटल साइड आता है, कंपनी का एनालिसिस कैसे होता है वगैरह। ऑडिटिंग में भी काफी बार आप एनालिसिस ऑफ कंपनी देखते हो, बट टेक्निकल साइड ऑफ मार्केट कोई नहीं जानता, बीइंग अ सीए आल्सो नहीं जानते, उसके लिए अलग टेक्निक्स होती है जानने की, राइट? ये क्या बोल रहे हैं देखिए, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी एज मैनिफेस्टेड, मतलब एज शोन in the fluctuations in the measure of aggregate economic activities such as gross national product, employment level, income level। ये जो नेशनल लेवल पे चीजें मेजर होती है, इसमें जब फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसको हम बुलाते हैं बिजनेस साइकिल। यहाँ पे अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अल्टरनेट मतलब क्या? एक के बाद दूसरा, पहले एक्सपेंशन रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो एक्सपेंशन। Phases of business cycle. Expansion is also called as boom या upswing. Peak is also called as boom या prosperity. Contraction is called as downswing या recession. And trough is also called as depression. Depression आप वाला डिप्रेशन नहीं है, डोंट वरी, आपका डिप्रेशन ज्यादा डेंजरस है। इकोनॉमी तो खैर डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी, राइट? तुम्हारा नहीं खत्म होता है। तो डिप्रेशन आजकल एक बहुत ही कॉमन शब्द आपके डिक्शनरी में पाया जाता है, डिप्रेशन है सर, डिप्रेशन है। भाई यकीन मानिए, तुम्हारे एज में हमने कभी ये वर्ड सुना तक नहीं था। इट्स जस्ट दैट आपको सुनने दिख रहा है, सुनने मिल रहा है, इसलिए आपको ये सब फील हो रहा है। कोविड में याद है अपने को खांसी आती थी, अपने को क्या लगता था? अपने को लगता था कोविड हो गया क्या मेरे को, राइट? और देखो एक बार खांसी या ठसका भी आया तो अपने को लगता था भाई खांसी आ रही है, और फिर अगली बार वापस खांसी आती थी, फिर अगली बार और थोड़ा खांसी आती थी। वैसे ही सेम होता है आपका साइकोलॉजी। आपने किसी और से सुना, स्पेसिफिकली ये जो फॉरेन के सीरीज देखने स्टार्ट की आप लोगों ने, वेब सीरीज, इसमें कहीं सुना रहेगा आपने आई एम इन डिप्रेशन ये वो, तो आपको भी लगता है आई एम इन डिप्रेशन, राइट? ट्रॉफ ये बॉटम पॉइंट होता है, इसके बाद आपका एक्सपेंशन फेज आता है। कौन सा टर्निंग पॉइंट आपके बिजनेस के लिए अच्छा है? भाई ध्यान दो, कौन सा टर्निंग पॉइंट अच्छा है आपके लिए? ट्रॉफ अच्छा है, बिकॉज ट्रॉफ के बाद एक्सपेंशन आएगा, करेक्ट। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल देख लीजिए, यहाँ पे टाइम है और वहां पे रियल जीडीपी है।
रियल जीडीपी क्यों रखा है? बिकॉज इट्स द मेजर ऑफ, बी कॉम आंसर मत दो रे, रियल नेशनल इनकम क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रियल जीडीपी इज मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहां पर ये जो रिदमिक फ्लक्चुएशन आपको दिख रहे हैं, अप डाउन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। और इनके बीच एक अगर एक मीन वाला लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड लाइन। जैसे ये जो मेरे अभी डायग्राम में दिखाया है, इज इट गुड ट्रेंड और बैड ट्रेंड लाइन? वाई गुड? अब हाइयर जा रहा है ना, हाइयर क्यों जा रहा है मान में? बिकॉज हाई हाइयर हाई, लो हाइयर लो, इट्स गुड फॉर अस। समझा कि नहीं? अब ट्रेंड कब आएगा? जब हाई के बाद हाइयर हाई आएगा और लो के बाद हाइयर लो आएगा, मतलब पिछले लो से भी ऊपर अगला लो आना चाहिए, तब वो ट्रेंड लाइन अपवर्ड जाएगा, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल, ग्रेट डिप्रेशन 1930, ये वर्ल्ड का पहला डिप्रेशन फेस किया था वर्ल्ड ने। इसके पहले तक सिनेरियो ऐसा था कि जितना भी मेरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो सब यूटिलाइज होता था, डिमांड फुल रहता था। तब जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स ने बोला कि यार ये जो सिनेरियो तुम देख रहे हो ये मतलब हर वक्त रहने वाला सिनेरियो नहीं है, देर आर सिनेरियोज जहां पे लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी चलता है। लोगों ने बोला पागल है ये, राइट? जेएम केन्स को बोला, मजाक बना दिया उसका, बोला दिया पागल है ये, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी कुछ चीज होती है। लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उनको काम नहीं मिल रहा है, लोग ढूंढ रहे काम बट कोई काम दे नहीं रहा है। उनको क्या लगता था कि जितना इकोनॉमी में लोग है, डिमांड है, उतने प्रोड्यूसर्स भी है, तो ना डिमांड रुकेगा ना प्रोडक्शन रुकेगा। मतलब हर वक्त इकोनॉमी में क्या चलेगा? अकॉर्डिंग टू अर्लियर थ्योरीज, फुल एम्प्लॉयमेंट। जॉन मेनार्ड केन्स, नाम सुना होगा आपने, केन्शियन थ्योरीज, इन्होंने पहली बार ये प्रपोजल रखा दुनिया के सामने। और ग्रेट डिप्रेशन 1930 आने के बाद वो और भी फेमस हुए, क्योंकि उस टाइम पर पहली बार मार्केट में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चला और यहां से उनके थ्योरीज फ्लरिश हुए। सेकेंड वॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट 2000, इसको बोलते हैं ईयर 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट। नहीं, Y2K नहीं है ये, Y2K वॉज प्रॉपर ईयर 2000। ईयर 2000 के जो टेक्निकल प्रॉब्लम था ना, उसको Y2K बोलते। ये टेक्नोलॉजिकल बबल बस्ट था। दो अलग चीजें। Y2K मतलब एक प्रॉब्लम था, एक बग था, डेट का बग था जिसको Y2K बोलते हैं। मगर टेक्नोलॉजिकल बबल बस्ट जो है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका भी वीडियो है, अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल बबल बस्ट, आईटी बबल बस्ट या टेक्नोलॉजिकल बबल बस्ट ये कैसे आता है? उस टाइम पे नया नया इंटरनेट आया था 1995 में, और उसके बाद बिजनेसेस ने वो इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया यूएस में। और फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ईबे, अमेजॉन, ये सब मार्केट प्लेसेस रेडी हुए और लोगों को लगने लग गया कि ई कॉमर्स की दुनिया का सबसे बड़ा आठवां अजूबा है, और लोग उन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाने लग गए। तो हर पर्सन जिसको भी मतलब इंटरनेट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो भी नए नए कंपनीज डालने लग गए, और हर कंपनी के आगे या तो ई रहता था या तो .com रहता था एंड में। समझे? तो ये ई कॉमर्स इंडिकेट करता है ना, अगर ये .com कंपनी है या तो स्टार्टिंग में ई है। तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस, ऐसा इंटरनेट बेस्ड बिजनेस को लोग आठवां अजूबा मान रहे थे, तो हर कोई इंटरनेट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। और जो अपने यूएस का मार्केट है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था, बढ़ रहा था, और इन कंपनीज के वैल्यूएशंस मल्टीपल टाइम बढ़ रहे थे। फिर 2000 में वहां का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल है बर्स्ट हो गया। सिलिकॉन वैली नाम सुना होगा आपने? आपने जैसे पुणे का हिंजेवाड़ी है, वहां का सिलिकॉन वैली है। तो वहां पे सिलिकॉन वैली में सभी आईटी कंपनीज होती है, वहां के सबसे फेमस कंपनीज है, एप्पल भी वहीं पर है। तो सिलिकॉन वैली में आईटी कंपनीज है सब, और वो कंपनीज वहां पर जो एस्टेब्लिश हुए थे नए नए कंपनीज, उनके भी वैल्यूएशंस बहुत बढ़ने लग गए, और रातों रात उनके जो फाउंडर्स थे, सीएफओ सीईओ वगैरह, ये सब रिच होने लग गए। ये देखकर लोग और इन्वेस्ट करने लग गए। इसको क्या बोलते हैं? बबल क्रिएट करना। फिर वो बबल बर्स्ट हुआ और मार्केट कोलैप्स हुआ, और फिर कुछ ही कंपनीज बची जिसमें से एक है अमेजॉन। और अमेजॉन बच गई
और आज अमेजोन वापस से दुनिया की नंबर 1 है। इसका डिटेल कॉजेस ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो आपके जब छुट्टियां लग जाएंगे, आप कंप्लीटली फ्री रहोगे, तो सच में ईच एंड एवरी वीडियो देख लेना उसमें का, आपको बहुत बहुत ज्यादा फाइनेंस का नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट इज आपका ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2008-9 में आया था। इसको वर्ल्ड लेवल पे सब प्राइम क्राइसिस के नाम से जानते हैं, लिख लो उधर, सब प्राइम क्राइसिस, सब SUB, सब प्राइम क्राइसिस। ये जो भी लेक्चर्स मैंने लिए ना, इसको, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट है, इसको मैंने .com बबल बस्ट के नाम से लिया है। क्या लिया है? .com बबल बस्ट, आप लिख लो। एंड ये जो सेकेंड वाला सेशन है, उसको जो मैंने लिया था वो है आपका सब प्राइम क्राइसिस, US का सब प्राइम क्राइसिस। तो ये जब आप देखोगे तो आपको सब पूरा नॉलेज आ जाएगा इसका। Every Friday I used to take these lectures. These lectures were completely free and open to general public also. सुबह 6 से, नहीं एग्जैक्टली बोलो तो 6:15 से 6:45 ये लेक्चर्स चलते थे सामने के क्लासरूम में। एंड सुबह 6 बजे 6:05 को वो क्लासरूम पूरा फुल होता था, 600 कैपेसिटी का, मॉर्निंग 6 o'clock। फिर से चालू करेंगे, आप इंटर में आओगे तब करेंगे मॉर्निंग बैच में। मगर वो मोटिवेशन रहना चाहिए, एक दो बार आने में कोई सेंस नहीं बनता है, एवरी टाइम इट शुड बी देयर। और ऐसा था कि उस टाइम पर जो ये लेक्चर्स चले, एक 2-3 वीक बाद, 4 वीक बाद, लिटरली स्टूडेंट्स के अंकल, चाचा, दादा, ये लोग भी आ रहे थे लेक्चर में। और ऐसा होता था कभी कभी कि उनके पेरेंट्स और दादा आ रहे मगर वो नहीं आ रहे, मतलब वो मिस कर रहे तो भी वो लोग मिस नहीं कर रहे, और वो लोग भी आते थे। फिर उनके पड़ोस लोग भी आने लग गए, ऐसा होने लग गया प्रॉपरली। बहुत अच्छे सेशंस होते थे वो। फिर और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फिर जैसे वो बैच एक एंड हो गई तो उसके बाद ये सेशंस भी एंड हो गए थे एक्चुअली, क्योंकि मॉर्निंग बैच रहती थी 7 o'clock और ये सेशन स्टार्ट होता था 6:15 से 6:45। फिर 10 मिनट में रैप अप करो और 5 मिनट में अगला सेशन चालू। फिर वो रेगुलर एजुकेशनल लेक्चर रहते थे बाकी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लेक्चर्स लेते वक्त बहुत रिसर्च लगता है, बहुत डेंजर लेवल पे स्टडी लगता है। आई यूज्ड टू गिव असाइनमेंट्स टू माय स्टूडेंट्स। एक ग्रुप बनता था हर एक केस स्टडी के लिए, और वो ग्रुप मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजता था, जिसके बेसिस पर फिर मेरा केस स्टडी का प्रेजेंटेशन में रेडी करता था। और एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, एवरी प्रेजेंटेशन के एंड में आप देखोगे वहां पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का मैंने नाम दिखाया है कि जो लोग ये प्रेजेंटेशन में मेरे साथ थे, मतलब पूरे स्टडी में। बोलो। करंटली ऑल्सो 24-25, वाई 25-26 ना, 24-25 से ही चालू हो गया वो, तो सितंबर 24 से ही क्राइसिस चालू हो गया है और अभी भी कंटिन्यूड है, और आगे मोस्टली लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो लगता है कि होगा। रीजन इसकी बहुत सिंपल है, ग्लोबल लेवल पे जब अनरेस्ट इतना ज्यादा है तो ऑब्वियसली हो सकता है। बट रिमेंबर एज आई टोल्ड यू कि जब ये डाउन आता है तो अप भी जाता है, अप आता है तो डाउन भी जाता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, आपको पता है ना कोविड में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले, उसके पहले 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। तो मतलब ये जो 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले, इनको 2020 से लेकर 24 तक तो विश्वास हो गया था कि अपन ही भगवान है, राइट। ये लोग हर ट्रेड लेते थे और हर ट्रेड में फायदा ही होता था, बिकॉज मार्केट बूम में रहता है ना, तो हर चीज बढ़ती है। तो उस टाइम पर तो भाई सपोज तुम्हारा एक ग्रुप है, तुम सीए हो, तुम क्वालिफिकेशन हो चुका है तुम्हारा, अब तुम एनालिसिस कर रहे हो मार्केट में, तुमने 2-4 लोगों को 2-4 टिप दे दी, हर टिप सही आने वाली है भाई, ऑलमोस्ट हर टिप ही आने, हर, क्योंकि हर एक का प्राइस बढ़ ही रहा है। तो
थोड़े टाइम बाद आपको फीलिंग आने लग जाता है ग्रेटनेस का, राइट? और तुम्हारी वजह से और इन्वेस्टर्स को मार्केट में पुल करते हो, और वो किसी और को और पुल करते हैं। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा। और जब ऐसे मार्केट गिरता है ना, तो ये सब जो एरे गेरे नत्थु कह रहे होते हैं ना, ये सब लोग बैठ जाते हैं चुपचाप। आप बोलते भाई मार्केट अपने बस की बात नहीं है, अपन बाहर रहो। आपको पता है 1,09,000 SIPs बंद हो गए। पॉज किया नहीं, स्टॉप भी कर दिया कुछ लोगों ने तो। नहीं नहीं, मतलब एवरी मंथ उनके पैसे मार्केट में जाते थे, बट जैसे ही सितंबर से दिसंबर आया, उन्होंने देखा मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, SIP बंद कर दिया उन्होंने। डू यू थिंक दिस इज राइट स्ट्रेटजी? ऑब्वियसली नहीं। फॉलिंग मार्केट में कम दाम में उनको म्यूचुअल फंड मिलने वाले, ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो उन्होंने बाय करना चाहिए। इनफैक्ट उस टाइम पर तो स्टेप अप SIP होना चाहिए, ज्यादा SIP अमाउंट बढ़ाना चाहिए, बट इन्होंने उल्टा किया। तो मार्केट यही होता है, ये लोगों ने हाई के वक्त क्या किया, खरीदा, और लो जाने के बाद बेचा। और क्यों खरीदा? क्योंकि सिंपल लॉजिक रहता है इनका। सपोज अपन सब फ्रेंड्स है, मैं कमा रहा हूं, मेरा देख के तुमने खरीदा, तुम्हारा देख के उसने खरीदा। मैंने बोला था इसको TCS अच्छा स्टॉक है, ये मेरी अच्छी दोस्त है, राइट? इसने तो किसी और को बोला TCS अच्छा स्टॉक है। भाई जब मैंने बोला था तब TCS 2600 में था, फिर जब इसने खरीदा TCS 3000 का था, जब किसी और ने खरीदा 3.5 का था, फिर वो और 4 लोगों को बोला, तब तक उन्होंने कितने में खरीदा, 4200 में। अब TCS 3000 पे। समझा कुछ? तो जो बाकी के लोग होते हैं ना, जो किसी एक को देख के बाय कर लेते, तो वो एक्चुअली ट्रेन तब चढ़ते जब स्टेशन आ गया है। समझे क्या? मतलब जब बेचने का टाइम रहता है वो खरीदते हैं, क्योंकि बहुत पीक पे है ना, तो उनको लगता है और ऊपर बढ़ेगा। मैजिक नहीं है भाई मार्केट, और ऊपर बढ़ेगा मतलब कितना बढ़ेगा, राइट? तो फिर इसलिए कब बाय करना है और कब सेल करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर ये लोग पैनिक हो जाते हैं, ये लोग देखते 4200 में खरीदा हुआ TCS है, TCS तो इतना अच्छा कंपनी है, टाटा का कंपनी है, और इतना बढ़ रहा था। तो फिर वो क्या होता है, वो TCS को होल्ड करते 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 3500 तक, फिर और करते होल्ड 3300 पर, फिर उनका दम टूट जाता, फिर वो बेच देते 3000 पे। फिर 3000 पे बेचेंगे, उसके बाद बोलेंगे मार्केट बहुत बुरी चीज है, सब जुआ है, राइट? और उसके बाद क्या होगा, ये मार्केट 3000 से ये 2800 पे जाएगा, और 2800 से वापस वो बाउंस होगा 3500 पे। और फिर लोग उसको बोलेंगे अरे TCS बाय कर ले, वो बोलेंगे भाई हाथ जोड़ दिया मार्केट से। हाँ, तो यही है ना, मार्केट में तुम पैसा निकालोगे, मार्केट ऊपर भागेगा, मार्केट में तुम पैसा डालोगे, मार्केट नीचे जाएगा, बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स, फियर एंड ग्रीड। इसके लिए अपन क्या करेंगे, तुम्हारे लास्ट पेपर के दिन 4 बजे की बात करेंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल देख लो। बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियडिकली, although they do not exhibit same regularity. What is the meaning of exhibiting same regularity? They do not show same regularity. मतलब लास्ट टाइम जितना बढ़ा था इस बार तो उतना बढ़ के ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट टाइम जितना गिरा था इस बार भी उतना ही गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ना इसका लेंथ सेम रहता है, ना इसका इंटेंसिटी सेम रहता है। मतलब ना इसका लेंथ कितना ऊपर कितना नीचे, ना इसका इंटेंसिटी मतलब स्पीड, कुछ भी सेम नहीं रहता है। इसलिए तो मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है ना। हर अप के बाद डाउन है, डाउन के बाद अप है, बट कितना अप है और कितना डाउन है कोई नहीं बताएगा। कितने जल्दी अप आएगा, कितनी जल्दी डाउन आएगा, ये भी कोई नहीं बता पाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरीज, मतलब स्पीड आप अंडरलाइन करके लिख दो, स्पीड। इंटेंसिटी को अंडरलाइन करो, यहां पर लिखो स्पीड, फर्स्ट पॉइंट में किया। देन business cycles have distinct phases of expansion, peak, contraction, trough. These phases seldom मतलब rarely display smoothness and regularity. The length of each phase is also not definite. कितना लेंथ, क्या इंटेंसिटी, क्या रीजन, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। सिर्फ एक चीज फिक्स्ड है, अप के बाद डाउन है, डाउन के बाद अप है। द बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। जितने भी नाम आपने पढ़े ना, ग्रेट डिप्रेशन 1930, .com बबल बस 2000, या US सबप्राइम क्राइसिस, ये तीनों भी चीजें US मार्केट से स्टार्ट हुई।
क्योंकि यूएस मार्केट क्या है, कैपिटलिस्ट मार्केट है। कैपिटलिस्ट मार्केट में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, तो वहां पर चीजें झटक से चेंज होती है, बहुत फास्ट चेंज होती है। अभी कल परसों में इंडियन मार्केट भी गिरा और यूएस मार्केट भी गिरा, मगर यूएस मार्केट गिरने के बाद लोग सड़क पे आ गए, अरे मार्केट गिर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इतना एग्रेशन अपने इंडिया में नहीं होता है, राइट। नहीं मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है टेक केयर करने के लिए, तो लोगों को लगता है कि ठीक है भाई जो भी है। हम्म। तो वहां पर भी बैठता है लोअर सर्किट वगैरह, अपर सर्किट लोअर सर्किट हर मार्केट में होता है। दे आर परवेसिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, स्प्रेडिंग फास्ट, सब जगह फैलना, हर सेक्टर में फैल जाना, उसको बोलते हैं परवेसिव। ऑल अराउंड लिख सकते हैं आप उसको, परवेसिव का मतलब होता है ऑल अराउंड। डिस्टर्बेंसेस इन वन सेक्टर जनरली गेट ट्रांसमिटेड टू अदर सेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट डाउन हुआ तो ऑटोमोबाइल मार्केट डाउन हुआ, ऑटोमोबाइल मार्केट डाउन हुआ तो फाइनेंस डाउन हुआ, ऐसा ओवरऑल इंपैक्ट आते जाता है। Although all sectors get adversely affected, but some sectors like such as, underline करो इसको, बहुत ही अच्छे से याद रखो, capital goods industry and durable consumer goods industries are disproportionately affected, मतलब they are affected more. Why what? सोचिए रिसेशन आ गया, आप क्या सेक्रीफाइस करोगे? एग्जैक्टली कैपिटल गुड्स। अगर आप, मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं बोलूंगा मशीनरी का ऑर्डर कैंसिल कर दे भाई, नया, अभी रिसेशन आने वाला है, कहाँ नया मशीनरी बाय करूं? करेक्ट। और अगर तुम कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर नहीं हो, तुम कंज्यूमर हो, तो तुम टीवी एसी ये सब खरीदने का अगर ऑर्डर दिए रहेंगे तो आप कैंसिल कर दोगे उसको। बट घर पे आपने सब्जी मंगाया था तो उसको नहीं कैंसिल करेंगे ना आप, समझे कि नहीं? यस। तो यू विल अंडरलाइन एंड यू विल रिमेंबर दिस, ओके। Moreover, compared to agricultural sector, industrial sector is more prone to business cycle. क्या बोला, समझा क्या? एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोन नहीं है, क्योंकि वहां पे तो डिमांड कंटिन्यूसली होने वाला है, वो कंटिन्यूस डिमांड है ना, क्योंकि फूड इज बेसिक नीड। बट इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड ड्रास्टिकली कम हो सकता है। देन बिजनेस साइकिल्स आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, मतलब इतना इजी नहीं है समझना बिजनेस साइकिल को। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस, दे आर कॉज्ड बाय वैरिंग फैक्टर्स, अलग अलग रीजन हर बार होता है। Therefore, it is difficult to make accurate prediction of business cycle, trade cycle before their occurrence. तो ऐसा होगा, देखो मार्केट फॉल होगा, ये तो बहुत जन बहुत टाइम से बोल रहे थे, याद है? 2-2 साल पहले से बातें चल रही थी, मार्केट फॉल होगा, मार्केट फॉल होगा। मीम्स भी बनने लगे मन में, मार्केट फॉल होगा वाले, कि एक ऐसा बेवड़ा इंसान है ड्रंकन, वो चल रहा है, लोग बोलेंगे अरे अब भी गिरेगा साला, अब भी गिरेगा, गिरता ही नहीं, वो बराबर बैलेंस करके निकल जाता, और नीचे आता है इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे गिरेगा गिरेगा, गिरता ही नहीं है, चलते जा रहा है, पहुंच गया जहां पहुंचना है। तो मार्केट एवरीवन वाज सेइंग कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, गिरा ही नहीं, और जब सबने सोचा नहीं था तब गिरा। तो यही होता है अनप्रेडिक्टेबल नेचर। Repercussions of business cycle get simultaneously felt in all economic variables such as output, employment, investment, consumption, interest rates, ट्रेड एंड प्राइस लेवल, सब जगह इसके रिपरकेशन, मतलब इसके इंपैक्ट फील होने चालू हो जाते हैं। जब एक बार, अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि सर ये रिसेशन है क्या? व्हाट मोर प्रूफ यू वांट ना, दिस इज रिसेशन, बराबर है कि नहीं? ऑलरेडी सब डाउन ही है। आज तो आरबीआई ने बोल भी दिया कि जीडीपी प्रोडक्शन अपना वो भी डाउन कर दिया आरबीआई ने, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर ही प्रॉब्लम है, इंडिया लेवल पर भी प्रॉब्लम है। तो नो डाउट दिस इज एन रिसेशन, दो कितना एक्सट्रीम है क्या है ये पता नहीं, समझे क्या? बट डाउनफॉल पक्का है। तो इस टाइम पर जो इफेक्ट होता है वो हर चीज इफेक्ट होती है जो मैंने अंडरलाइन की यहाँ पर। आउटपुट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं, कंजम्पशन कम होता है लोगों का, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कम करता है, जैसे अभी आज कम किया, ट्रेड प्राइस लेवल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं ट्रेड बढ़ाने के लिए। एक्सेस रिजर्व बोलते हैं उसको। एक्सेस रिजर्व बैंक कम करेगा या ज्यादा करेगा वो अपन मनी सप्लाई में देखेंगे, मनी सप्लाई में देखेंगे। दोनों भी डाउनफॉल ये सेम ही है, सिर्फ एक्सट्रीम लेवल रहेगा तो उसको आप डिप्रेशन बुलाते हो।
बस एक्सट्रीम लेवल पे जब डाउनफॉल चला जाता है तो उसको डिप्रेशन बुलाते हैं. कंटिन्यूस डाउनफॉल इज रिसेशन. कंटिन्यूस डाउनफॉल इज रिसेशन. तो कॉन्ट्रैक्शन फेज अगर ज्यादा टाइम चल रहा है तो वो रिसेशन है. बहुत ही गंदे लेवल पर आ गया तो डिप्रेशन बुलाते हैं. बिजनेस साइकिल्स आर कंटीजियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजियस? स्प्रेड वेरी फास्ट. जैसे कोविड फैलता है तो कोविड भी तो एक कंटीजियस डिसीज था. वैसे कंटीजियस एंड इंटरनेशनल इन नेचर. इन कैरेक्टर दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस. फॉर एग्जांपल ग्रेट डिप्रेशन 1930 इन द यूएस या ग्रेट ब्रिटेन में जहां से स्टार्ट हुआ था, अफेक्टेड ऑल कंट्रीज, स्पेसिफिकली कौन से? कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है. बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. होता ही है ना यार, आप इसलिए इनकम इंपैक्ट होता है क्योंकि प्राइस लेवल्स बढ़ रहे हैं मगर अपनी इनकम नहीं बढ़ रही है. करेक्ट. ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया. इसके अंदर बेसिक कुछ चीजें जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ. सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेटर्स. मालूम है आपको कितने इंडिकेटर्स हैं? 3. जो बिजनेस साइकिल के फेज आने के पहले आता है उसे लीडिंग बोलते. मतलब ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए, कुछ वेरिएबल्स पहले चेंज हो जाते हैं फेज आने के पहले. उस वेरिएबल्स को देख के पता चलता है कि कौन सा फेज आने वाला है, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर. कुछ वेरिएबल्स वो फेज रहते हुए चेंज होते हैं, उसे 2 नाम है. बोलिए. नहीं, 2 नाम है. कोइंसिडेंट एंड कॉन्करेंट. क्या बोलते बोलो? कोइंसिडेंट एंड कॉन्करेंट. एंड कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो फेज आने के बाद दिखते हैं, उसमें चेंजेस बाद में आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं. राइट. तो आप उस तीनों चीजों के लिए आईसीआई मॉड्यूल ही पढ़ोगे. मैंने आपको अभी तक एक बार भी बोला कि आईसीआई मॉड्यूल पढ़ो? नहीं, मगर इंडिकेटर्स के हद तक पढ़ो. तो आई डू वन थिंग, वहां पर वो जो चार्ट बुक है आपका, वहां पर एक पेज ब्लैंक है, देखो लास्ट में लिखा है, वो पेज ब्लैंक है ना, बिजनेस साइकिल का वो पेज ब्लैंक है. जानबूझ के ब्लैंक छोड़ा, एक ही प्रेजेंटेशन वाला स्लाइड है उधर. राइट. तो उसी पेज पर आपको लिखना है मेरे साथ. इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल. पेज नंबर बोल दो बेटा उसका. 22. पेज नंबर 22 पे लिखना है आपको इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल. फर्स्ट, लीडिंग इंडिकेटर. ठीक है. और ब्रैकेट में आप लिखोगे बिफोर. ठीक है. अब आप इसके नीचे ऑलमोस्ट 5 लाइंस की जगह छोड़ोगे. सेकंड लिखोगे कोइंसिडेंट इंडिकेटर या फिर कोइंसिडेंट ऑब्लिक, क्या नाम है इसका? कॉन्करेंट इंडिकेटर. और यहां लिखोगे साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली. ये जो जगह छोड़ी है ना, यहां पर आप कुछ आइटम से मॉड्यूल में लिखे हुए वो यहां पर आप लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीजें. एंड लास्ट वापस से 3-4 लाइन 4 लाइन 5 लाइन छोड़ दो और वहां पे लिखो एंड ये क्या लिखोगे? आफ्टर. मतलब फेज आने के पहले वो फेज कौन सा आएगा ये कौन बता रहा है? लीडिंग. उस फेज वो आ चुका है और आके वो कंफर्मेशन कौन दे रहा है कि वो फेज हो चुका है? नहीं, लैगिंग दे रहा है. कंफर्मेशन कौन दे रहा है? लैगिंग. प्रेडिक्शन कौन दे रहा है? लीडिंग. और वो फेज के साथ साथ चलने वाला कॉन्करेंट है या कोइंसिडेंट है. समझ गए? बट अगर आप बिजनेस साइकिल के ये इंडिकेटर्स का डेफिनेशन पढ़ोगे मॉड्यूल में, तो उन्होंने लिखा है कि ऐसे इंडिकेटर्स जो पहले चेंज होते हैं, और नीचे उन्होंने लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग बताया. अगर मॉड्यूल है किसी के पास तो मैं रीड करके बता दूं, वो सेंटेंस है किसी के पास?
ये देखो मॉड्यूल में आपके एक काम करो, साइकोलॉजिकल फैक्टर ने यहां पर ACPQ लिख दो, ACPQ। साइकोलॉजिकल फैक्टर किसने बोले, रीजन है बोलकर ACPQ ने बोले। ACPQ, PIGOU। आपने कल भी तो लिखा था, किसके वक्त लिखा था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, याद आया। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा के देता हूं उधर, ओके। पहले इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये देखो क्या लिखा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल। Economists use changes in the variety of activity to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. These are called as indicators. क्या बोला, समझा क्या? Economist uses changes in variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. मतलब actually they should talk about leading, but they are saying that these are called indicators. इकोनॉमी कहाँ जा रही है वो हम उन इंडिकेटर्स को, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखकर पता कर लेते हैं, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को देखकर पता कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला उसको कि दे आर इंडिकेटर्स। फिर उसके बाद इन्होंने लीडिंग इंडिकेटर बोला। लीडिंग इंडिकेटर में इन्होंने बोला लीडिंग इंडिकेटर इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। तो वैसे ही कोइंसिडेंट क्या रहेगा, साथ साथ में पैटर्न चल रहा है, उसी साथ में उसके अंदर चेंजेस चल रहे हैं वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में। और लैगिंग क्या रहेगा कि बाद में, मतलब वो इकोनॉमी में वो फेज आने के बाद कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंजेस आएगा, फैक्टर में चेंजेस आएगा, तो उसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, इसके आई वांट यू टू राइट द एग्जांपल देयर, जहां पे जगह छोड़ी ना वहां पर। अब बिजनेस साइकिल के कॉजेज जो है, इन कॉजेज में फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड इज द रीजन। ये किसने बोला है, केन्स ने बोला है। तो यहां पर आप लिखोगे केन्स, लिख रहे हो क्या मेरे साथ साथ? ओके, इफेक्टिव डिमांड को केन्स बोलेंगे। केन्स के मुताबिक ये होता है। और इन्वेस्टमेंट्स के तक कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला सम इकोनॉमिस्ट, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट बोला। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मनी सप्लाई के लिए भी नाम नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिए ACPQ है। और उसके बाद ना एक्चुअली बिजनेस साइकिल जो है वो इनोवेशन की वजह से होता है, ऐसा बोलते हैं स्कम्पीटर। स्कम्पीटर को तो ये वर्ड ही पसंद है, इनोवेशन, राइट। तो एक काम कर लो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की यहीं पर एक बार लिख दो आगे, इसके अगला पॉइंट है इनोवेशन, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दोगे आप स्कम्पीटर। स्कम्पीटर, SCHUM पीटर। ओके, इनोवेशन। बट कॉबवेब थ्योरी नाम की एक थ्योरी है विच वॉज प्रिपोंडेड बाय निकोलस काल्डोर। निकोलस काल्डोर वो बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट
प्रेजेंट प्राइसेस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट फ्यूचर डेट। आज के प्राइस फ्यूचर के प्रोडक्शन को इंपैक्ट करेंगे, ऐसा कौन मानता है? कॉबवेब थ्योरी, जो किसने दिया है? निकोलस कार्डोर ने। तो इन शॉर्ट दे आर सेइंग फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस इज द रीजन। तो आप यहां पे लिखोगे प्राइस फ्लक्चुएशन। और यहां पर आप लिखोगे कॉबवेब थ्योरी। नहीं दिख रहा क्या? ओके ओके, एक काम करते इधर लिखते हैं, ठीक है? वहां पे लिखो कॉबवेब थ्योरी बाय निकोलस कार्डोर। और ये क्या मानते? प्राइस फ्लक्चुएशन को मानते रीजन। अपना फ्यूचर का प्रोडक्शन अपन क्या देख के, प्रेजेंट प्राइस में क्या चेंजेस है उसको देखकर डिसाइड करते हैं। डन। तो ये था दोस्तों आपका बिजनेस साइकिल, ठीक है? ये लो, थैंक यू। अभी इसके एमसीक्यूज पीछे नहीं दिए, बट आप आईसीआई के एमसीक्यूज सॉल्व करो। आपके आईसीआई के मार्केट तक के सभी एमसीक्यूज सॉल्व हुए? कॉस्ट एंड प्रोडक्शन आज मार्केट के होंगे। आज मार्केट के होंगे। आपका कहां तक आया? शुरुआत हुई है, पहले वाले नहीं किए। अच्छा, मतलब कॉस्ट प्रोडक्शन तक सब हुआ है। मेरे साथ साथ बैच के अब भी हुआ है या पहले किया है? कि रेगुलर बैच के साथ अपन ने जो किया था वो अभी किया ना? हाँ। तो ये ध्यान से सुनिए, आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। बिजनेस साइकिल का भी प्रिंट निकालिए, मार्केट का भी निकालिए, मार्केट भी कंप्लीट कर लीजिए, बिजनेस साइकिल भी। बिजनेस साइकिल के कुछ 27 पॉइंट्स आपको फास्ट ट्रैक नोट्स में दिए, वो फास्ट ट्रैक नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल हम लोग नेशनल इनकम से शुरुआत करने वाले। नेशनल इनकम जो है यहां से आपको चार्ट बुक से पढ़ाऊंगा मैं। अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो जो फर्स्ट बुक मैंने आपको दिया वो तो खत्म भी हो गया, पूरा पूरा पढ़ाकर और आपने फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़कर, करेक्ट, ईच एंड एवरी एमसीक्यूज डिस्कस करके। तो अब हमें इसी तरीके से इससे और बेटर वे में मैक्रो पार्ट पढ़ना है, ठीक है? मैक्रो पार्ट में हमारे पास टोटल इसके बाद 5 टॉपिक बचते। लास्ट टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो पॉलिसी वाला है। प्लीज उतना पेशेंस मेरे पास नहीं है, आपको भी नहीं रहेगा, बिलीव मी। लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सर आप बहुत बोर पढ़ाते बोल के। वो नहीं होना चाहिए। आप एक काम करो, उसके लिए भी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपने कैसे टैकल करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पढ़ लो, आप देख लो। बहुत सिंपल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ उसके लिए, और उसको हम डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है? सुनो, जिस दिन मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, हर दिन आज से आपको वहां का एक पन्ना पढ़ना है मॉड्यूल का। कितना? एक, बैक टू बैक, एक पन्ना बैक टू बैक पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं। और रीड करना है, याद कुछ भी रखने की नाकामयाब कोशिश करो मत। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एमसीक्यू आने वाले। आपको जनरल डिस्कशन किया हुआ है उन्होंने कि पहले के जमाने में क्या होता था, इंडिया जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब कौन सी पॉलिसीज थे, इंडिया कैसा था उस वक्त। ये सब आप एक बार पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद ये टॉपिक को मैं कम से कम टाइम में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और लास्ट चैप्टर पे मैं आपको कुछ एमसीक्यूज यहां पर सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है? एक दिन पहले मिलेंगे वो एमसीक्यूज आपको, नेक्स्ट डे क्लास में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। मतलब वो लास्ट टॉपिक भी हम छोड़ नहीं रहे, सिर्फ मैं उसको आपके साथ डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूं, डिस्कस करूंगा, प्रिंट आउट दूंगा, अगले दिन उसके एमसीक्यूज डिस्कस हो जाएंगे। क्लियर? एमटीपीज आरटीपीज रेडी रखना, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा हम वो भी डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक हमारे बचते, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस विच इज नथिंग बट फिजिकल पॉलिसी, थर्ड इज मनी सप्लाई, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल ट्रेड। चारों भी आपको फैंटास्टिकली फैबुलस तरीके से आएंगे, डोंट वरी एट ऑल। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल डिस्कस, वी विल ऑल्सो
सी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दिस। मैं कौन से पढ़ाऊंगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, आप आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व कर पाओगे डायरेक्टली, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये तरीके से हम लोग क्या करने वाले, मैक्रो पार्ट भी कवर करने वाले। और एज आई टोल्ड यू, जिस दिन इंटरनेशनल ट्रेड खत्म हो जाएगा उस दिन शॉर्ट में मैं आपको लास्ट चैप्टर का समरी बताऊंगा, आपको एक प्रिंट आउट दिया जाएगा किस चीज का, एमसीक्यू का, और नेक्स्ट डे उस एमसीक्यू को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक, आर यू क्लियर? कोई क्वेश्चन है? कल से आप ऑल टुगेदर एक अलग जर्नी स्टार्ट करोगे, मतलब अब तक का सिलेबस अलग लगेगा आपको और कल से सिलेबस पूरा अलग लगेगा। कल से सिलेबस में और नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। ओके, तो आपके अगर पेंडिंग कुछ पार्ट है, कुछ एमसीक्यू आपके मॉड्यूल के पेंडिंग रहेंगे, कुछ फास्ट ट्रैक नोट्स, जैसे अभी बिजनेस साइकिल अभी खत्म हुआ है, इसके फास्ट ट्रैक नोट्स आपको पढ़ने हैं, इसके एमसीक्यू सॉल्व करने मॉड्यूल के, अभी कर लो, आज ही खत्म कर लो। आज से माइक्रो का मुझे कोई बैकलॉग नहीं चाहिए, भले वो मार्केट हो, बिजनेस साइकिल हो, छोटे छोटे चैप्टर है, मार्केट थोड़ा बड़ा है बट बाकी बिजनेस साइकिल तो बहुत ही छोटा है, तो निपटा दो इसको। कल से आप क्या मेंटली आप किस में रहना चाहिए, मैक्रो पार्ट में रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम का जो फाइनल पेपर होता है, लोग बोलते हैं कि मैक्रो पार्ट ज्यादा आता है, इक्वल आता है, आई एम टेलिंग यू इक्वल आता है। फिर लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ज्यादा मैक्रो आया था, ज्यादा माइक्रो आया था? मेनली मैक्रो ही बोलने वाले लोग ज्यादा बोलते, रीजन क्या पता है क्या, कि उनको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो उनको लगता है कि मैक्रो ज्यादा है और कुछ अलग नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 50, 55, 45 इस रेंज में चलते रहता है, कभी 45 आता है, कभी 55 आता है, कभी 50 आता है, तो अपने लिए तो इक्वल ही हो गया, अपन भी इक्वल इंपॉर्टेंस देखकर ही चलते चलेंगे आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। आज आप जल्दी फ्री हो रहे हो, प्लीज इसका फायदा उठाओ और यहाँ सिंसियरली बैठ कर एमसीक्यू स्कैटर करो। ओके